गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम टू मेक आईएएस। मेरा नाम है अमित कपूर और जैसा कि आप जानते हैं हम लोग शाम में चर्चा करते हैं आईपीएफ की। और अभी जो हम लोग बात करेंगे वे ये 10 आईपीएफ की चर्चा कर चुके हैं। ये 11वां आईपीएफ है, अर्थात तो ये 11वां दिन है, तो 11वीं आईपीएफ जो है ये 11वीं आईपीएफ आपको मिलेगी। इसमें अब हम लोग लगभग लास्ट में है एकदम से। कुछ संवैधानिक जो निकाय हैं उनके बारे में बात करेंगे और इसके बाद में फिर पॉलिटी जो है वो सेक्शन आपका पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। इसके बाद में पॉलिटी के बाद में एक जो बड़ा पोर्शन स्टेट पीसीएस में खासकर यूपी में जो पूछा जाता है इन्वायरमेंट, उस इशू को हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद में साइंस की बात करेंगे। क्योंकि इन तीनों अगर मुद्दों को आप पढ़ लेते हैं, तीनों विषय या सब्जेक्ट्स को पढ़ लेते हैं, तो एक ओवरऑल जो है आपका लगभग 85 क्वेश्चन जो है, 80 से 85 क्वेश्चन वो आपको वहाँ पे दिखाई पड़ते हैं अगर वेटेज के हिसाब से देखें तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है पॉलिटी लगभग ख़त्म कर रहे हैं। 2 क्लासेस और इसमें होंगी और फिर इसके बाद में हम एनवायरनमेंट स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों का इशू रहता है, एक मुद्दा रहता है कि भाई पीडीएफ कहाँ से लें, ठीक है, तो वो मैं बता दे रहा हूँ। पीएमपी प्रोग्राम ये मेक आईएएस में चलता है। पीएमपी प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत नॉमिनल फ़ी है उसकी, आप इसको और वहाँ से इसको पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, आज हम लोग 2 मुद्दे डिस्कस करेंगे। राज्यपाल, जैसा कि आप जानते हैं काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं, और राज्य विधानमंडल मंत्रिपरिषद के बारे में बातचीत करेंगे आज हम लोग। इसमें खास जो है राज्यपाल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और राज्य विधानमंडल से, मंत्रिपरिषद से मिला जुला स्वरूप रहता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग बात करेंगे। एक पहल और भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन आपको दिखा दें कि जो हम लोग पढ़ा रहे हैं उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो वो कोशिश की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है अभी यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो कहा यह जाता है कि भारत का संविधान जो है वो संघात्मक है। इसमें संघ और राज्यों के शासन के संबंध में प्रावधान किया गया है कि संघ कैसा काम करेगा और राज्य कैसे काम करेंगे। इसी कड़ी में संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान किए गए, या राज्य सरकारों की बात की गई कि राज्यों के बारे में बात की गई है। तो ध्यान रखना, भाग 6 में, भाग 6 ऐसा डिक्टेट क्यों कर रहा हूँ क्योंकि आपसे सम्मिलित करने के लिए पूछता है कौन से भाग में कौन से मुद्दे दिए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्यों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 53 के मुताबिक देश में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। नोट करेंगे 153 में ऐसी बातें कही गई हैं कि भाई देश में जो भी राज्य हैं उनमें एक राज्यपाल रहेगा। तो 153 ऐसी बात। राज्य की भी शासन पद्धति संसदीय है। हम जानते हैं संसदीय व्यवस्था को हम लोग फॉलो करते हैं, भारतीय संविधान संसदीय व्यवस्था को फॉलो करता है। ओके, तो जब भी हम बात करते हैं तो संसदीय व्यवस्था, केंद्र में भी संसदीय व्यवस्था और राज्यों में भी संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था का मतलब क्या है कि अगर केंद्र की बात करें तो एक सार ये है, अनुच्छेद 75 बताता है कि भाई लोकसभा जो होगी वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो होगी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी सामूहिक रूप से। ओके, अगर उत्तरदायित्व निभाने में दिक्कत हो रही है तो फिर वहां से आप देखेंगे कि सरकार गिर जाती है, नई सरकार का गठन करना पड़ता है। हूबहू राज्यों में भी हमें वैसी ही शासन पद्धति अर्थात संसदीय शासन पद्धति दिखाई पड़ती है। आगे, राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों में होती है तथा केंद्र प्रशासित प्रदेशों में उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल गवर्नर होता है जो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। ओके,
तो ये सारी बातें अभी हम लोग आर्टिकल वाइज पढ़ेंगे। तो एक ओवरव्यू जो है राज्यपाल के बारे में हमने आपको यहाँ पे बताया कि भाई कौन से भाग में कहाँ से कहाँ तक राज्य के बारे में बात की गई है, या राज्य कार्यपालिका या राज्य सरकारों के बारे में कहाँ से कहाँ तक कौन से आर्टिकल में बातचीत की गई है, और राज्यपाल कौन से आर्टिकल के तहत उसकी नियुक्ति होती है, कौन करता है। तो एक ओवरव्यू हमने आपको यहाँ पे दिया। अब हम बात करेंगे एक एक अनुच्छेद के साथ में। ठीक है, देखें तमाम सारे अनुच्छेद दिए गए, अभी भी थोड़ा सा ओवरव्यू है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखें, कुछ मामलों में राज्यपाल को विवेकाधिकार प्रदान किया गया है। ऐसे मामलों में वह या ऐसे मामले में वह मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना भी कार्य करता है। तो ध्यान रखना, कई बार ऐसे मुद्दे फंसते हैं जब ये पता चलता है कि राज्यपाल जो है विवेकानुसार ज़्यादा काम कर रहा है बजाय वो केंद्रीय ये राज्य की मंत्रिपरिषद के सलाह के। ओके, कई बार ऐसे मुद्दे आए हुए, और जब ऐसा कभी भी इशू आता है तो विवेका अनुसार जब ये काम करता है तो फिर वहाँ पे केंद्र राज्य संबंध जो है वो बहुत ज़्यादा सौहार्दपूर्ण नहीं रहते हैं। तो ये ध्यान रखना। तो राज्यपाल विवेका अनुसार भी काम करता है और मंत्रिपरिषद के सलाह। राज्यपाल अपने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में कुलाधिपति होता है। कुलाधिपति, ध्यान रखना, ये पदेन टाइप का होता है, मतलब स्वाभाविक रूप से जो है वो जो भी यूनिवर्सिटीज हैं राज्य की उनका वो कुलाधिपति बन जाता है। ओके, कुलपति जो होता है वो चयनित किया जाता है, राज्यपाल जो है उसकी नियुक्ति करते हैं। एक मुद्दा आया हुआ था मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, किसी स्टेट का भी मुद्दा आया हुआ था, तो वहाँ पे उन्होंने एक कानून बना दिया है। कानून ये बना दिया कि वहाँ के राज्यपाल कह रहे थे कि हम जो है इस यूनिवर्सिटी के कुलपति को नियुक्त करेंगे, देखो हमारी शक्ति है। राज्य कह रहे थे कि भाई नहीं, ये आपकी शक्ति नहीं है और हम नियम बना देंगे इसमें कि आप जो है, कई सारे ऐसे स्टेट में 3-4 स्टेट जो है अभी न्यूज़ में थे वो कह रहे थे। तो वहाँ पे भी विवाद एक अभी उभर के आया हुआ था कि भाई राज्यपाल जो है कुलपति को नियुक्त करेंगे कि नहीं करेंगे। ओके, या राज्य सरकारें नियुक्त करेंगी। तो कई सारे राज्य सरकारों ने क्या किया, एक नियम भी बना दिया, खासकर जहाँ पे आप देखेंगे कि एंटी गवर्नमेंट है, विपक्षी जो दल हैं, जैसे आप पश्चिम बंगाल की बात करें या पंजाब की बात करें। ओके, अब तो ऐसे राज्यों में हमें देखने को मिलता है। तो कुलाधिपति जो है, सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति राज्य के राज्यपाल होते हैं, और इनकी स्थिति राज्य में वही होती जो केंद्र में राष्ट्रपति की होती है। केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होते हैं। ये 7वां संविधान संशोधन किया गया, तो इसमें एक प्रावधान किया गया, 1956 में किया गया था। प्रावधान ये किया गया कि अब से, मतलब 1956 से 7वें संविधान संशोधन अधिनियम स्टार लगाएंगे। 1956 के तहत एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। तो ये एक नया प्रावधान जोड़ा गया, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 स्टार लगा दिया है, याद रखेंगे। राष्ट्रपति के पास मात्र विवेकाधीन शक्ति ही है, इसके अलावा वह सदैव प्रभाव का ही प्रयोग करता है। ध्यान रखना, अपने प्रभाव। किंतु संविधान राज्यपाल को प्रभाव तथा शक्ति दोनों देता है। उसका पद जितना शोभात्मक है उतना ही कार्यात्मक भी है। अनुच्छेद 166(2) के अंतर्गत यदि कोई प्रश्न उठता है कि राज्यपाल की शक्ति विवेकाधीन है या नहीं, तो उसी का निर्णय जो है अंतिम होता है। तो ये जो मुद्दा मैंने आपको बताया 66(2) में, कि जब कभी भी ऐसा कोई मुद्दा उठता है तो उसकी विवेकाधीन शक्ति जो सर्वोपरि रखी जाती है। ओके, तो यहां पे केंद्र राज्य संबंध जो है थोड़े से ना बेहतर महसूस नहीं होते हैं। 166 क्या बोला जा रहा है, 166(2) कहता कोई ऐसा प्रश्न उठता है कि राज्यपाल की शक्ति विवेकाधीन है या नहीं, तो उसी का निर्णय अंतिम माना जाता है। जो बोलेगा अर्थात विवेकाधीन है, ज्यादा से ज्यादा विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करता है वो। ओके, अनुच्छेद 166(3) क्या कहता है, राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग उन नियमों के निर्माण हेतु कर सकता है जिनसे राज्य कार्यों को सुगमता पूर्वक संचालन हो, साथ ही वह मंत्रियों में कार्य विभाजन भी कर सकता। तो इसको स्टार लगाएंगे। राज्य का
कार्य संचालन बढ़िया हो, प्रशासन बढ़िया संचालित, तो उसके लिए क्या कर सकता है, नियम बनाता है। तो 166(3) में ऐसी बातें कही गई। अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग राज्य विधायिका द्वारा पारित वित्त को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रखने या रख सकने में कर सकता है। तो विवेकाधीन शक्ति का ज्यादा से ज्यादा ये प्रयोग करता है। इससे आप जानते हैं कि राज्यों के जो एक तरह से प्रशासन है, या आप कह सकते हैं कि स्वतंत्रता, कहीं ना कहीं उनका हनन हमें दिखाई पड़ता है, और राज्यपाल विवेकाधीन शक्ति का ज्यादा प्रयोग करता है। आप यहाँ पे अगर देख रहे होंगे, क्योंकि उसका निर्णय अंतिम होता है, उसी का निर्णय माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो आर्टिकल 200 के तहत क्या करता है, वो कुछ ऐसे बिलों को संरक्षित करता है, मतलब राष्ट्रपति के लिए। ओके, अनुच्छेद 356 के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति को राज्य के प्रशासन को अधिग्रहित करने हेतु जो है निमंत्रण दे सकता है, यदि यह संविधान के प्रावधान के अनुरूप नहीं चल रहा है। तो ये तो साफ साफ जो है आप जानते हैं कई बार कि राष्ट्रपति शासन जो है, ये 356 एक आधार तैयार करता है राष्ट्रपति शासन का। तो 356 में कहा गया भाई, सीधे सीधे बताया गया कि अगर संविधानों के अनुसार जो है राज्य प्रशासन, या संविधान के जो प्रावधान है उसके अनुसार राज्य प्रशासन नहीं चल रहा है, तो फिर राज्यपाल शिकायत करेगा कि भाई ऐसा करिए राष्ट्रपति महोदय, आप जो है अपने हाथ में राज्य का ये शासन ले लीजिए। तो राष्ट्रपति पूछता है कैसे, बोलता है 356 के तहत ये संवैधानिक कर्तव्य जो प्रावधान है उनके तहत राज्य का शासन जो है वो नहीं चला पा रहे हैं, तो ऐसी सिफारिश करता है। तो वो कौन सा अनुच्छेद का प्रयोग करता है, 356 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति को आगाह करता है कि भाई अब आप जो है समय आ गया है कि आप अपने हाथ में राज्य का प्रशासन अधिग्रहित कर लें। तो ये कौन बोलता है, राज्यपाल जो ऐसी सूचना राष्ट्रपति को देता है। तो ये सारे मुद्दे हैं, आर्टिकल वाइज पढ़ते हैं। देखिए अनुच्छेद 154(1) ये राज्यपाल, ये माफी चाहूंगा, राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बातचीत करता है। देखिए राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति के बारे में भी कुछ ऐसी वक्तव्य बोला गया था कि राष्ट्रपति जो है वो सरकार का प्रमुख होगा और ये राष्ट्र का प्रमुख होगा, और वो राज्य संचालन के लिए या तो खुद या उसके द्वारा नामित किसी व्यक्ति द्वारा जो है ऐसे काम किए जाएंगे। तो सेम वैसी ही परिभाषा यहाँ पे राज्यपालों के बारे में दी गई है कि राज्यपाल जो है कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, और इसका सारी शक्ति जो है कार्यपालिका शक्ति वो जो है इसी में निहित होती है, और वो अपने द्वारा या किसी नामित व्यक्ति द्वारा इसका क्या करता है, प्रैक्टिस करता है, प्रयोग करता है। राज्यपाल की नियुक्ति तो 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाएगी। कैसे, प्रत्यक्ष रूप से की जाएगी। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा इसको नियुक्त करता है, किंतु वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर की जाती है। नोट डाउन करेंगे इसको। ओके, तो 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में बातें कही गई, और एक क्राइटेरिया, एक अर्हता भी बताई गई भाई कैसे। तो यहां पे आप ध्यान रखना कि एक्चुअल में अर्हताएं तो नहीं बताई गई भाई क्या होने चाहिए, लेकिन ये जरूर बताया गया है कि भाई कैसे जो है कौन नियुक्त करेगा और किसकी सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। तो इसके बारे में 155 साफ साफ बातें करता है। दो प्रथाएं जो हैं जो अनुच्छेद 155 में नहीं दी गई, लेकिन ये दो प्रथाएं आप लोग याद रखेंगे, ये कुछ दिन चली लेकिन फिर इसके बाद में इनको हटा दिया गया। क्या प्रथाएं थी राज्यपाल की नियुक्ति को लेके, कि किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जाएगा जिसका वह निवासी है। आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। अब ये आप ध्यान रखना, ये सरकारी आयोग की सिफारिशें हैं तमाम सारी, और परंपरा भी रही है कि भाई जिस अब देखो उसी अगर राज्य का रहेगा व्यक्ति जो राज्यपाल नियुक्त हो रहा है, वो भी सी बात राजनीति करेगा, ओके, चुनाव लड़ने की कोशिश करेगा बाद में,
तो ये तमाम सारी बातें होती है, जिससे क्या है कि एक तरह से जो है जो केंद्र राज्य संबंध है वो मजबूत रहे। तो इसी वजह से जो है यहाँ पे थोड़ा सा ये बताया गया है कि राज्यपाल जहां उसको नियुक्ति हो रही जिस राज्य में, उसका निवासी ना हो। दूसरा है, राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन ये जो प्रथा थी 1950 से 67 तक ही चली, इसके बाद में इसको हटा दिया गया। और आप जानते हैं कि जब तक ये चली, राज्यों और केंद्र के बीच में संबंध अच्छे रहे, लेकिन इसके बाद में जो है इनको तो 154 क्या बोलता है और 155 क्या बोलता है। चलिए, 156 राज्यपाल की पदावधि के बारे में बात करता है। कहता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर पद धारण करेंगे, राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपना हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग करेंगे और इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए पद धारण करेंगे। ध्यान रखना, पद ग्रहण की तारीख से, ओके, शपथ ग्रहण नहीं, शपथ ग्रहण पहले भी कर सकते हैं। ये पद ग्रहण जिस दिन बैठ गए हैं कि हाँ ठीक है अब हम, तो वहां से है 5 साल। परंतु अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण। तो आप जानते हैं कई सारे संवैधानिक पद होते हैं, उसमें अपना पद जो है वो पदाधिकारी नहीं छोड़ते हैं जब तक कि उनका उत्तराधिकारी उस पर विराजमान ना हो जाए। ओके, तो ये सब में आप राज्यपाल की बात करें, राष्ट्रपति की बात करें, उपराष्ट्रपति की बात करें, प्रधानमंत्री, ये सब जो है आपको दिखाई पड़ेंगे। अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं। देखिए, तो यहां पे अर्हताएं बताता है। 155 में नियुक्ति की बात करता है, कुछ कंडीशन भी बताई गई, कुछ जो है संविधानेतर बातें कही गई हैं जो चलन में थी लेकिन अब नहीं है। 157 जो है बताता है कि इनके लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए। तो इसमें कहा गया कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। एक मुद्दा और इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि भाई लाभ के पद धारण ना करता हो, लाभ का पद धारण ना कर। तो लाभ का पद धारण का मतलब होता है कि भाई वैतनिक जो है उसको कुछ नहीं मिलता हो, मतलब वेतन नहीं मिलता हो किसी कंपनी से, किसी निकाय से जो सरकार की है या ऐसी कंपनियां जिसमें सरकार का हिस्सा है, तो वहां से उसको वेतन ना मिलता हो। वेतन मिलेगा तो आप जानते हैं कि अगर ये राज्यपाल बनेगा तो फिर फेवर करेगा जाके। इस वजह से कहा गया कि लाभ के पद पर ना हो या लाभ का पद धारण ना करता। तो 157 जो है वो इनके नियुक्ति होने के पात्र की जो चीजें हैं, ये अर्हताएं, उसके बारे में बातचीत करता है। ओके, नेक्स्ट देखें, ये पद की शर्तें देखें एक बार। इसमें काफी ज्यादा मटेरियल दिया गया है। तो पद की शर्तें जैसे 58 बात करता है, मतलब 158 बात करता है कि राज्यपाल संसद के किसी सदन का या पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। ओके, ऐसी बातें करता है कौन? 158 एक जो है। ओके, तो ये इसकी पद की शर्तें हैं। और इसी में ध्यान रखना कि लाभ के पद की बात करेगा तो पद की शर्तों में ही उधर हमने देखा था कि जो एक तरह से क्वालिफिकेशंस क्या थे, तो देखा था 2 ही थे, एक तो भारत का नागरिक हो और दूसरा कि वो भाई 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका। लेकिन एक विस्तार पूर्वक आपको पद की शर्तें दी गई कि ये शर्त जो है आप फुलफिल करेंगे। तो पहली बात बोली गई है कि 158 एक में राज्यपाल संसद के किसी सदन का या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। और यदि संसद की सदन का या ऐसे किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो जाता है, मान लो नियुक्त हो गया, और ऐसा हमेशा होता है, आप देखते हैं राजनीतिज्ञ ही राज्यपाल बनते हैं, तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राज्यपाल के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। तो ये 158 एक ऐसी बातें करता है। तो एक तो पहली शर्त।
158(2) में दूसरी शर्त बताएगी कि लाभ का पद धारण ना करता हो, और तीसरे में बताया गया कि बिना किराए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा, और ऐसी उपलब्धियां भत्ते विशेषाधिकारों का भी जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे। ध्यान रखना, पूछा जाएगा आपसे, स्टार लगाएंगे, पूछा यह जाएगा कि संसद करता है या राष्ट्रपति महोदय करते हैं। राष्ट्रपति तो नियुक्ति कर देते हैं उनकी, लेकिन नहीं, इनकी पदावधि से संबंधित शर्तें, पेंशन, अवकाश, वो सब जो है कौन निर्धारित करेगा? संसद। वो भी कैसे? विधि द्वारा। जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाएगा तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों, विशेषाधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है हकदार होगा। एक और है अनुच्छेद, इसमें 158(3) का क्या कहता है? देखिए, कहता है कि जहां एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त होता है। याद करिए कौन सा था? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। तो इसमें बातें कही गई कि जहां एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, वहां उस राज्यपाल को संदेह, उपलब्धियां और भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। तो ध्यान रखना, जब कभी भी इनके वेतन, भत्ते, उपलब्धियां, परलब्धियां, विशेषाधिकार, इनको बढ़ाने घटाने की बात होगी तो संसद। लेकिन जब एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाता है, तो वहां पे उनके भत्ते, परलब्धियां और विशेषाधिकार क्या होंगे, उनको क्या तनख्वाह मिलेगी, इसमें राष्ट्रपति जो है ये आदेश देता है। तो राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ऐसा अवधृत किया जाएगा। तो यहां पे संसद नहीं आ रही है। तो ये इस वजह से हमने थोड़ा सा इसको थोड़ा ठीक से समझाने की कोशिश की, जिससे आपको मुद्दे क्लियर हो जाएं। एक और है 158(4), राज्यपाल की उपलब्धियों या भत्तों की बात करें तो उसकी पदावधि के दौरान ये कमी नहीं की जाएगी। हालांकि वित्तीय आपातकाल जब भी लगेगा तो इनकी जो पदावधि है वह ये भत्ते और उपलब्धियां उसमें कटौती की जा सकती, तो वो ध्यान रखेंगे। तो ये 158 में राज्यपाल पद के लिए कुछ शर्तों की बात की गई है। 159 राज्यपाल द्वारा शपथ प्रतिज्ञान की बात कही गई है। ओके, तो ये ध्यान रखना, प्रत्येक राज्यपाल प्रत्येक व्यक्ति जो राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के संबंध में अधिकारिता प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या, ध्यान रखना, उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा। तो किसके सामने? मान लो कोई व्यक्ति राज्यपाल है या कोई राज्यपाल बनना चाह रहा है, तो फिर उसके लिए कंडीशन दी गई है 159 में कि भाई शपथ लेगा तो किसके सामने लेगा? तो स्टेट का जो चीफ जस्टिस है उसके सामने, या फिर उस स्टेट का जो हाई कोर्ट है उसके वरिष्ठतम न्यायाधीश, मान लो उपलब्ध नहीं है चीफ जस्टिस, तब। 160 अनुच्छेद, देखिए, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। देखिए, राष्ट्रपति ऐसे किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जो वह ठीक समझे। ओके, तो आकस्मिकता की बात करता है। आपसे देखो, ये अनुच्छेद इस वजह से मैंने बताया कि हो सकता है आपसे सुमिलित करने के लिए पूछ दे। मान लो राज्यपाल के लेकर जो है कुछ उनकी शक्तियों के लेकर, कुछ उनकी अर्हताओं को लेकर, कुछ शर्तों को लेकर, नियुक्ति को लेकर, और इसी तरह इसी क्रम में इसको अगर जोड़ दे तो फिर हो सकता है एक क्वेश्चन बने कि सुमिलित करने के लिए, या बोलेगा कौन सा सही सुमिलित एक नहीं है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने इसको डाला हुआ, तो इसको आप लोग थोड़ा सा। अच्छा, अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की और कुछ मामले में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति के बारे में बात कही गई है। ओके, हालांकि ये ध्यान रखना कि ये अपने विवेक के अनुसार 161 का प्रयोग करके किसी को क्षमा नहीं दे सकता है। राज्य की कार्यपालिका जो है उसके, या मंत्रिपरिषद जो है उसके कहने, या आप कह सकते हैं उसकी सिफारिश के आधार पर ही राज्यपाल अनुच्छेद 161 का प्रयोग करते हुए किसी को दंडादेश या उसका परिहार, निलंबन या लघुकरण कर सकता है उस दंडादेश का। ओके,
चल नेक्स्ट देखें, अनुच्छेद 154 मंत्रियों के बारे में अनुपन्न किए गए, जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। तो ये 154 एक 164 एक 165 की बात करें तो इसमें अलग अलग कुछ अनुच्छेद दिए गए, हमने 1 2 3 करके दे दिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आपसे स्टेट यहां क्वेश्चन अगर पूछेगा तो स्टेटमेंट पूछेगा, तो इसको थोड़ा सा आप अपने दिमाग में रखना और मैं स्टार लगा देता हूं। कैसे फॉर्मेट कैसे बनाएगा, क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या रहेगा, मॉडल क्या रहेगा, स्टेटमेंट। इस वजह से हमने यहां पे 3 आर्टिकल दिए हुए हैं 165 सब में, 165 1 2 और 3। तो राज्य का महाधिवक्ता 165 एक में क्या कहता कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आहरित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। ध्यान रखना, राज्यपाल नियुक्ति करेगा, वो भी राज्य के उच्च न्यायालय का अधिवक्ता बनने, सॉरी न्यायाधीश बनने के लिए अगर आदत है तो फिर ओके। तो ये कंडीशन है। दूसरा 165(2) कहता है कि महाधिवक्ता का एक कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे। तो एक तो राज्य का सबसे बड़ा विधि वेत्ता, राज्य जो बताएगा, या कहीं राज्य फंस रहा है किसी कानूनी दांव पेच में तो वहां पे पक्ष लेगा। दूसरा बोला गया कि राज्यपाल अगर इसके पाले में कोई बात आती है, इसके सामने कोई बात आती है तो इससे भी वो बचाव करेगा, या राज्यपाल उससे पूछेगा कि भाई ये देखो इसमें क्या पेचीदा मामला है, कोई कानूनी मामला है तो हमको उसके बारे में सलाह दो। तो राज्यपाल के बारे में और राज्य सरकार, हाँ इन दोनों का ही वो कानूनी या विधिक सलाहकार एक तरह से, और उनके तोगा निर्वहन करे जो उसको उस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए जाएंगे। तो राज्यपाल भी पूछ सकता है, कानूनी सलाह ले सकता है, और राज्य का सबसे बड़ा विधि वेत्ता तो होता ही है, कानूनी सलाहकार होता है, विधिक सलाहकार होता है, तो उस बहाने भी राज्य सरकार को। इसके बाद में 165(3) में भी बातें कही गई। 165(3) कहता है कि महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल अवधारित करे। ध्यान रखना, राज्यपाल नियुक्त करता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, और राज्यपाल जो भी पारिश्रमिक मतलब एक तरह से गिफ्ट टाइप का होता है। पारिश्रमिक एक तरह से आप कह सकते हैं कोई इसको बहुत वेतन नहीं मिलता है, इसका कोई वेतन नहीं है, इसका कोई इसके लिए वेतन नहीं निर्धारित किया गया कि भाई इतना, जो भी एक तरह से आप ये कह सकते हैं जो भी पारितोषिक जो होता है, एक तरह सा गिफ्ट जो है कि भाई इतना हम आपको देंगे महीने का, ओके, तो वो जो है ये राज्यपाल निर्धारित करते हैं, हाँ, तो वही उसको मिलता है। तो ये ठीक से ध्यान रखना। और एक खास बात और ध्यान रखना कि राज्य का महाधिवक्ता जो है वो आप जानते हैं जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता था, वो एक कैबिनेट मंत्री का एक तरह से उसको दर्जा मिल रहा हुआ था, उसी तरह से इसको भी राज्य का कैबिनेट मंत्री का दर्जा एक तरह से मिलता है। ओके, तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा मतलब उसी तरह विशेषाधिकार भी मिलेंगे इसको, वैसी सारी चीजें प्रैक्टिस भी करेगा, और ये राज्य विधानमंडल में बैठ भी सकता है, कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता है। ये बात यहां पे भी लागू होगी महाधिवक्ता को लेके, और केंद्र में अटॉर्नी जनरल को भी ये बात वहां पे लागू होती थी। ओके, उस पे भी लागू होती थी ये बात। और क्या खास बात थी उसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में कि वो सुप्रीम कोर्ट का में अपना सरकार का पक्ष तो रख ही सकता था, सुनवाई कर सकता था, बाकी इंडिया में जितने भी न्यायालय हैं सब में जाके भारत सरकार का पक्ष रख सकता था। उसी तरह से जिस राज्य का कोई महाधिवक्ता है उस राज्य के जितने भी न्यायालय हैं, राज्य उच्च न्यायालय में तो करता ही है, जितने भी न्यायालय हैं उसमें भी सुनवाई करने का इसका अधिकार है। ओके, तो ये सारे मुद्दे। तो राज्य का महाधिवक्ता की बात करें तो यहां से स्टेटमेंट के तौर पर आपसे कोई क्वेश्चन अगर पूछेगा तो पूछेगा, हालांकि स्टेटमेंट के तौर पर भी 2023 में अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये ख्याल रखते हुए आप पढ़ाई करेंगे।
अनुच्छेद 168(1) की बातें देखें, इसमें राज्यों के विधानमंडलों का गठन की बात कही गई। तो प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। राज्यपाल और बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश राज्यों में जहां पे 2 सदन है, या फिर राज्यपाल और वे राज्य जहां पे केवल 1 सदन है मिलकर राज्य विधान मंडलों का गठन करते हैं। ओके, तो जहां पे 2 सदन है और राज्यपाल, राज्य विधान मंडल का गठन। जहां पे 1 सदन है और राज्यपाल मिलकर राज्य विधान मंडलों का गठन करते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया अनुच्छेद 168(1) में दी गई है। मुद्दे को ध्यान रखेंगे। ये आपसे पूछा जाएगा भाई कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। ओके, तो आप जानते हैं यूपी, बिहार, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक में ये हमें दिखाई पड़ते हैं। देखो अभी देखो जम्मू कश्मीर में तो चुनाव जो है वो नहीं हुए हैं, और वहां पे भी रहेगा तो राज्य नहीं, वहां पे केंद्र शासित प्रदेश जो है वो गिना जाएगा। ओके, केंद्र शासित प्रदेश जो है वो गिना जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, तो 168 अब 174 की बात करें तो राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में बात कहेगी। तो 174 एक कहता है कि भाई राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 मास का अंतर, 6 मास से अधिक का अंतर नहीं होने की बात कहता है। इसके बाद में 174(2) कहता है कि राज्यपाल समय समय पर सदन का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा। मतलब सदन मतलब जहां पे 2 सदन है वो बात कही गई, सदन या किसी सदन की बात हो रही है। और दूसरा है विधानसभा का विघटन कर सकेगा। तो आप इतना ध्यान रखेंगे 174 में राज्य के विधानमंडलों के विघटन के बारे में और उनके सत्र और सत्रावसान के बारे में चर्चाएं की गई हैं, और इनको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए ठीक है, तो 168, 174। इसके बाद में अनुच्छेद 200, ये विधेयकों पर अनुमति के बारे में, ये विस्तार से हमने चर्चा की हुई है, लेकिन फिर भी एक बार देख लें। एक बार जैसे कहा गया कि जब कोई विधेयक कोई बिल राज्य की विधानसभा द्वारा या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडलों के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है, तब वह राज्यपाल के पास जाता है। राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है, अथवा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करता है। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित की बात करें तो हाँ खांसी, तो इसके बारे में हमने अभी चर्चा की हुई थी अनुच्छेद 200 के बारे में कि भाई अनुमति देगा, रोक लेगा, या फिर राष्ट्रपति उसको लगता है कि भाई कोई ऐसा विषय आ गया है जिस पे हम सहमति नहीं दे सकते हैं, तो फिर वो राष्ट्रपति महोदय के लिए आरक्षित करते हैं। परंतु राज्यपाल अनुमति के लिए अपने समक्ष विधेयक प्रस्तुत किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र उस विधेयक को, यदि वह धन विधेयक नहीं है, तो सदन या सदनों को इस संदेश के साथ लौटा सकेगा कि सदन या दोनों सदन विधेयक पर या उनके किन्हीं विनिर्दिष्ट उपबंधों पर पुनर्विचार करे, और विशेषतया किन्हीं ऐसे उपबंधों के पुनः स्थापन की वांछनीयता
वांछनीयता पर विचार करे जिनकी उसने अपने संदेश में सिफारिश की है, और जब विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है तब सदन या दोनों सदनों पर जो दोनों सदन है विधेयक पर तदनुसार पुनर्विचार करेंगे। ठीक है, तो ये बात कही कि भाई अगर ऐसा लगता है तो फिर वहां पे पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, नहीं तो फिर दोबारा से संशोधन करने के बाद में, और फिर जब राज्यपाल के पास में कोई विधेयक भेजा जाता है तो फिर उसको जो है अनुमति देनी पड़ती है। तो इसके बारे में यहाँ पे थोड़ी चर्चा की गई है अनुच्छेद 200 के बारे में। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 201, ये विचार के लिए आरक्षित विधेयक। हमने बताया था कि अनुच्छेद 200 में अभी जस्ट पढ़ाई हुआ है, तो विचार के लिए रखा जाता कि भाई ये हमारे काम का नहीं है, या ऐसा कुछ उसमें चीज़ें छिपी हुई हैं जो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने वाली बातें हैं, तो फिर राज्यपाल जो है ऐसी बातें करते हैं। देखिए, जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लिया जाता है तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण, इसमें बात करते हैं तो बजट के बारे में। वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब एक तरह से बजट, जिसको आम भाषा में लोग बोलते हैं। तो ये इसको ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है आपसे सुमेलित करने के लिए पूछे कि भाई राज्यों का बजट जो होता है वो कौन से अनुच्छेद में दिया गया। तो बजट मतलब राष्ट्रीय वार्षिक वित्तीय विवरण। इसमें बात कही गई है पहले में कि राज्यपाल प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष उस राज्य की उस वर्ष के लिए प्राकृतिक प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। इसके बाद में राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। ये बात 202 3 का में कही गई है। ओके, 3 का में ऐसी बातें कही गई हैं। ओके, तो ये बात। इसके बाद में एक दो और अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 175 सदन या दोनों सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। ओके, तो ये ध्यान रखना, राज्यपाल जो है कभी भी जब ऐसा कोई मान लो कोई ऐसा ओकेजन आता है तो फिर वो अपना एक तरह से विचार जो है अभिभाषण, तो यहाँ पे अभिभाषण के बारे में बातचीत की गई है। तो संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार दिया गया। तो इसमें बात कही कि भाई राज्यपाल जो है वो विधानमंडल में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में उस राज्य के विधानमंडल के किसी एक सदन में या एक साथ समावेत दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा। ओके, तो ऐसा मामला बनता कि भाई चलो हम आपको संदेश भेज रहे हैं और सब लोग समावेत हो जाओ, तो वो 175 में है। 176 कहता है राज्यपाल का विषय अभिभाषण। राज्यपाल विधानसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में एक साथ संवेद दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और विधानमंडल को उसके आह्वान के कारण बताएगा। ओके, तो 175 176 ये सारी बातें यहां पे कही गई है। 213 की बात करते हैं, थोड़ा जटिल मुद्दा है लेकिन फिर भी। अब देखो 213 हालांकि ऐसे एक लाइन में पूछ दिया जाता है कि भाई 213 क्या है, तो अध्यादेश राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बात कही गई है। तो ऐसे कभी कभी मुद्दे आते हैं कि भाई जब बहुत जरूरत हो भाई ऐसा कोई लोक महत्व का विषय आ गया है, तो उस समय दोनों सदन या फिर कुछ जहाँ पे दो सदन हैं वहाँ पे कोई एक सदन जो है वो सत्र में नहीं हो, तो फिर राज्यपाल क्या करेगा, आर्टिकल 213 का प्रयोग करते हुए इसका ये जो है अध्यादेश जारी करता है। तो ये सारी बातें यहाँ पे कही गई, एक बार आप लोग पढ़ेंगे। देखिए अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति के बारे में बात कही गई है। अच्छा, ध्यान रखना कि राज्यपाल जो है कब जो है वो अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये तो हमने आपको बता दिया कि भैया विश्रांति काल है, राज्य विधानमंडल जो है वो सत्र में नहीं है, तो
213 का प्रयोग करते हुए राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। परंतु इंपॉर्टेंट क्या है, राज्यपाल राष्ट्रपति के निर्देशों के बिना कोई ऐसा अध्यादेश प्रख्यापित नहीं करेगा। अब यहां पे मुद्दे हैं। यदि पहला मुद्दा है वैसे ही उपबंध अंतर्विष्ट करने वाले विधेयक को विधानमंडल में पुनर्स्थापित किए जाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की अपेक्षा इस संविधान के अधीन होती है। यहां पे अध्यादेश नहीं जारी कर सकता है जहां पे राष्ट्रपति जैसे कुछ बहुत बड़े मुद्दे, वह वैसे ही उपबंध अंतर्विष्ट करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना आवश्यक समझता है, और वैसे ही उपबंध अंतर्विष्ट करने वाले राज्य के विधानमंडल का अधिनियम इस संविधान के अधीन तब तक अविधिमान होता है जब तक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखे जाने पर उसे राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त नहीं हो गई होती है। तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां पे राज्यपाल जो है वो मतलब एक तरह से अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशंस यहां पे बताई गई हैं। ओके, और कुछ बातें वैसी है, तो अध्यादेश जो भी होते हैं आप जानते हैं कि जैसे संसद की विधि बनाती है, अधिनियम बनाती है, उसी तरह का वो भी पावर रखते हैं। हाँ, बस ये है कि इनका समय बहुत कम होता है। समय क्या होता है कि 6 महीने के लिए होते हैं, लेकिन जब अब 6 महीने के लिए क्यों, क्योंकि 2 सत्रों के बीच का जो है समय आप कह सकते हैं कि बहुत, अब 6 महीने का मिनिमम होना चाहिए, तो इस वजह से 6 महीने तक ये रहते हैं। और 6 महीने के बाद में तो आप जानते हैं कि सत्र जो है आहूत होता है और फिर इसको जो है पारित कराया जाता है, तो इसी वजह से 6 महीने का यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, 6 महीने का रखा गया है। तो 6 हफ्ते भी कई बार बोला जाता है, तो वो 6 हफ्ते वाला मुद्दा ये रहता है कि भाई अगर सत्र चलने लग गया है और उसके बीच में शुरुआत में उसको पारित नहीं किया गया तो 6 हफ्ते तक रहेगा उसका जीवन काल, मतलब सत्र के आहूत होने के 6 हफ्ते तक रहेगा। इसके बाद में वो अपने आप क्या करेगा, कोलैप्स कर जाएगा। ओके, तो ये भी ध्यान रखना। तो इसमें कुछ बातें कही गई हैं। 213(3) ऐसी बातें बोलता है कि भाई इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो राज्य के विधानमंडल के ऐसे अधिनियम का होता है जिसे राज्यपाल ने अनुमति दे दी है, किंतु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश राज्य की विधानसभा के समक्ष और विधान परिषद वाले राज्यों में दोनों सदनों के समक्ष जो है रखा जाएगा, और विधानमंडल के पुनः समाप्त होने से 6 सप्ताह की समाप्ति पर, 6 सप्ताह हमने बताया ना कि जब दोबारा एक साथ क्या कर रहे हैं, जब दोनों या फिर जहां पे विधान परिषद नहीं है, तो जब आहूत हो रहे हैं, जब सत्र चलने लग रहा है और शुरुआत में इसको मान लो पारित नहीं किया जाएगा तो फिर 6 हफ्ता तक रहेगा और ये अपने आप खत्म हो जाएगा। तो वो बातें यहां पे कही गई हैं। ओके, इसके बाद में एक और बोला गया कि भाई राज्यपाल द्वारा किसी भी समय इसको वापस लिया जा सकता है। ठीक है, तो 213 में ही कौन किस मुद्दे पर कैसे और कौन सी शक्ति रखेगा और कब इसको वापस लिया जाएगा और कौन वापस लेगा, तो ये सारे की सारी जो मुद्दे हैं, सारी बातें अनुच्छेद 213 में बताई गई हैं विस्तार पूर्वक। एक बार आप इसको पीडीएफ से पढ़ेंगे। राज्यपाल से संबंधित समितियां, ये राजमन्नार, अच्छा पूछा गया है कि कौन सी समिति जो है वो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित या राज्यपाल से संबंधित नहीं है, तो ये आप खास ध्यान रखें, इसमें मैं स्टार लगाता हूं। तो राज्यपाल से संबंधित समितियां, राजमन्नार समिति 1970 में गठित की गई, पीवी राजमन्नार की अध्यक्षता में, और राज्यपाल को केंद्र के एजेंट के रूप में नहीं देखना चाहिए, ऐसी बातें इसमें सुझाव दिया गया था। और यह भी कहा गया था कि राज्यपाल को राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। कई राज्य के राज्यपाल ऐसी भूमिका निभाते भी हैं। ओके, सरकारी आयोग ये भी 83 में गठित किया गया है, और इसने कहा था कि भाई 356 का जो उपयोग है केवल अत्यंत दुर्लभ मामलों में किया जाना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी कि राज्य जो है वो हमेशा ऐसा ही काम करते रहेंगे कि संवैधानिक तंत्र जो संवैधानिक प्रावधान के तहत वो सरकार नहीं चला रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। भाई संविधान के अनुसार ही राज्य सरकारें चलती हैं, आप जबरदस्ती उन पे 356 का प्रयोग ना करें। तो ये बातें सरकारी आयोग ने की। सरकारी आयोग ने तो बहुत ज़्यादा सिफारिशें की हुई हैं। अगर कभी केंद्र राज्य संबंध में हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे।
वेंकट चिरैया आयोग, ये 2002 में इसका गठन किया गया था और कहा गया था कि राज्यपाल को जो कार्यकाल है उसको एक पूर्ण कार्यकाल दिया जाए, मतलब 5 साल के लिए, अगर 6 साल के लिए, अगर 3 साल, जो भी आप रखना चाह रहे हैं उसको एक पूर्ण कार्यकाल दिया जाए। तो 5 साल की उन्होंने सिफारिश की हुई थी। तो जितनी भी यहां पे समितियां दिखाई पड़ रही हैं सब अलग अलग मुद्दों पर बातें कर रही हैं। ओके, सरकारिया आयोग विस्तार से चर्चा करता है, इसके बारे में अलग रिपोर्ट है। पुंछी आयोग, ये मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में 2005 में इसको गठन किया गया था। तो अगर आपसे पूछेगा तो हो सकता है कि कब गठन किया गया है और किससे संबंधित, तो राज्यपाल से संबंधित समितियां हैं, इनके बारे में ये चर्चाएं करती हैं। ओके, इनके बारे में ये चर्चाएं करती हैं। संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 3 में 168 से 212 तक के राज्य विधान मंडलों के बारे में बातचीत कही गई। तो हमने अभी जो टॉपिक किया वो राज्यपाल के बारे में है, अब राज्य विधान मंडल के बारे में और फिर राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में थोड़ी सी चर्चा। तो 168 की बात कही, 168 में बताया गया है कि राज्य विधान मंडल का गठन जो है वो विधान परिषद जहां पे है और विधानसभा राज्यपाल मिलकर इसका गठन किया जाएगा। वही जो बातें अभी हमने कही हैं हो सकता दोबारा इसमें आ रही होंगी, हाँ आ ही रही हैं। प्रत्येक राज्य में विधायी कार्यों के संपादन के लिए विधानसभा का प्रावधान किया गया। 170 की बात करें तो इसमें कहा गया कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी। तो ये बातें कही गई कि भाई एक मिनिमम और मैक्सिमम जो है संख्या बल या संख्या की बात करें तो वो 170 बताता है कि भाई एक विधानसभा होगी तो उसमें मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, कितने सदस्य हो सकते हैं, एमएलए कितने हो सकते हैं, तो बताया गया भाई 500। और बोला गया कि भाई मिनिमम कितने हो सकते हैं, तो ये भी बताया गया भाई 60 हो सकते हैं। लेकिन कई ऐसे विधानमंडल हैं, ये कई ऐसे विधानसभाएं हैं जहां पे आप देखेंगे ये जो मिनिमम वाला क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं होता है, 60 से भी नीचे जाते हैं। लेकिन एक खास बात है, मैक्सिमम जो है वो अभी उत्तर प्रदेश 403 है, तो मैक्सिमम 500 दिया गया, उसमें 403 है। लेकिन मिनिमम वाला क्राइटेरिया जो है इसमें अपवाद हैं। क्या है अपवाद, तो वर्तमान की बात करें तो राज्यों में सिक्किम राज्य 32, मिजोरम गोवा इन दोनों के पास में 40-40 हैं, जो ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पे 60 से कम सदस्यों वाली हैं। और इनके अतिरिक्त बात करें तो पुदुचेरी ये संघ राज्य क्षेत्र है और इसमें भी आप देखेंगे 30 सदस्य जो है वो निर्वाचित होते हैं और 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो कुल मिला के 33 जो है यहां पे। और सबसे बड़ी हमने बताया जो है वो उत्तर प्रदेश कॉन्स्टिट्यूएंसी हमें विधान सभा दिखाई पड़ती 403 वाली। तो अपवाद की बात करें तो हमें 3 अपवाद दिखाई पड़ते हैं, सिक्किम, मिजोरम और गोवा। ओके, हाँ चलिए, तो ये ध्यान रखने का। एक और बात है यहाँ पे, राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन का संचालन जो है वो भारत का निर्वाचन आयोग करता है। नोट करते हुए चलेंगे, क्यों नोट करेंगे, भारत का निर्वाचन आयोग करता है, राज्य निर्वाचन आयोग क्या करता है, वो तो केवल जो है स्थानीय स्तर पर चुनाव संपन्न करवाता है। तो ये आप लोग ओके, अनुच्छेद 170(2) के अनुसार कि प्रत्येक राज्य को विधानसभा निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का, नोट डाउन करेंगे, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही होना चाहिए। 27वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत यह विभाजन जो है 2001 की जनगणना पर आधारित है और अभी भी इसमें बदलाव नहीं किया गया है। तो अभी 2001 की जनगणना आधार पर ही हम निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या के आधार पर ही सीटों का आवंटन करते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखना। विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य लोकसभा अध्यक्ष के समान ही हैं। विधानसभा अध्यक्ष यदि किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आए तभी अपने निर्णायक मत का वो प्रयोग कर सकता है या करता है। सदन और राज्यपाल के बीच अध्यक्ष ही एक संपूरक जो है, एक आप कह सकते हैं जो
एक सेतु का काम करता है। ओके, कौन? ये राज्य का विधानसभा अध्यक्ष। ओके, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का संपादन उपाध्यक्ष करता है। ओके, तो ये उपाध्यक्ष करता है, तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा। तो यहां पे अब 170 के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना कि भाई ये आपसे पूछा जाता है कि भैया 2001 की जनगणना के आधार पर अभी भी जो निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या, उनके जो आवंटन है, स्थानों का आवंटन, वो अभी 2001 की जनगणना के आधार पर ही किया जाता है। ओके, अच्छा, एक चीज और यहाँ पे 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार राज्य विधानसभाओं की सीटों की जो संख्या है, जो कि वर्तमान में वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है, वर्ष 2026 के पश्चात होने वाली पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक ही यही रहेगी। तो ये एक दोबारा से संविधान संशोधन किया गया और बोला गया कि भाई अगर हम करेंगे भी तो 2026 में ऐसा करेंगे। ओके, तो 2026 में जो है बात है कि सीटों का जो संख्या है बढ़ाने घटाने का, उसकी हम 2026 में ही बात करेंगे। ओके, तो ये सारी बातें। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 14(3) के तहत जम्मू कश्मीर में विधानसभाओं की जो कुल संख्या है 107 निर्धारित की गई है और जिसे परिसीमन के बाद बढ़ाकर 114 कर दिया गया। तो अब जो चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर में, क्योंकि एक केंद्र शासित प्रदेश है, 114 सीटों पर जो है चुनाव होगा, इसमें 24 सीटें जो है वो पाकिस्तान द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र पीओके में होने के कारण रिक्त रखी जाएंगी। ठीक है, तो 114 जो है सीटें बढ़ा की गई, लेकिन उसमें जो है ध्यान रखना कुल मिला के 80 सीटों पर ही हमें चुनाव प्रत्याशी खड़े होंगे, 24 जो है वो पीओके में रहेंगे। इस प्रकार जम्मू कश्मीर विधानसभा के कुल जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या है वो 83 जो है वो प्रावधानित है, जिसे परिसीमन के बाद बढ़ाकर माफी चाहूंगा 80 नहीं 90 की बात हो रही है, 90। हाँ, 114 में से 24 चलेंगे क्या, 90। हाँ, 90 सीटें जो है, हाँ, इन पे आप कह सकते हैं कि चुनाव, जैसा कि प्रावधान जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 60 में किया गया कि भाई इतनी सीटें हैं और इसमें चुनाव होगा। तो आपसे अगर पूछेगा तो सीटें पूछेगा कि अभी परिसीमन आयोग ने कितनी सीटें जो है वो निर्धारित की हैं, तो 114 सीटें जो है वो निर्धारित की हैं। दिल्ली, पुदुचेरी तथा जम्मू कश्मीर ऐसे संघ प्रदेश हैं जहां विधानसभाएं हैं। ओके, अनुच्छेद 173 के तहत विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यताएं, वह भारत का नागरिक हो और उसकी आयु जो है वो कम से कम 25 वर्ष हो। ओके, कम से कम 25 वर्ष हो। तो क्या प्रत्येक वोटर जो है, ठीक है, प्रत्येक वोटर जिसको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया गया है, प्रत्येक जिसकी आयु 18 साल है, आप समझ सकते हैं क्या वो इसके लिए चुनाव लड़ सकता है, विधानसभा सदस्य बन सकता है? नहीं बन सकता, 18 वर्ष ना, 25 वर्ष दी गई। अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो इसके बारे में थोड़ा सा बातचीत करते रहना। विधान परिषद की बात करें, इंपॉर्टेंट मुद्दा है, स्टार लगाएंगे। अनुच्छेद 169 के तहत संसद विधि द्वारा किसी राज्य के विधान परिषद के सृजन या उत्पादन के लिए उपबंध कर सकती है यदि उस राज्य की विधानसभा तत्संबंधी संकल्प अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करे। तो आप ये कह सकते हैं कि संसद जो है अनुच्छेद 169 इसके तहत आप ये कह सकते इसका जो संसद जो है का प्रयोग करते हुए राज्य विधान परिषदों का गठन कर सकती है। ठीक है, इनका गठन करेगी। लेकिन ये थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य अगर विशेष बहुमत से पारित करते हैं, कोई विशेष बहुमत से पारित करते हैं, तभी ऐसा संभव है।
तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि संसद विशेष बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करते हुए क्या राज्य विधान परिषद का गठन कर सकती है? तो ध्यान रखना, वहां तो हमें साधारण विधायी प्रक्रिया दिखाई पड़ती है, कहां पे? संसद में। लेकिन जो राज्य ऐसी डिमांड कर रहे हैं वो जब कोई प्रस्ताव पारित करेंगे तो विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करते हुए संसद से मांग करेंगे कि हमारे यहां पे एक राज्य विधान परिषद का गठन कर दिया जाए, और संसद में वो प्रक्रिया साधारण बहुमत से ही जो है चलेगी। यहां पे हमें साधारण बहुमत ही दिखाई पड़ता है। तो संसद में साधारण बहुमत और राज्य विधान जो परिषद राज्यों में जो है ये विशेष बहुमत की बात करते हुए यहां पे रिक्वेस्ट की जाती है संसद से। ओके, तो संसद में साधारण और राज्यों में विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही अनुच्छेद 169 का प्रयोग करते हुए संसद क्या करती है? राज्य विधान परिषदों का गठन कर सकती है, उनका उत्साधन कर सकती है। ओके, मतलब उनको खत्म भी कर सकती है। ये दोनों मुद्दे यहाँ पे दिए गए। नहीं तो ये ध्यान रखना कि केवल गठन की बात नहीं कही गई, केवल गठन की बात नहीं कही गई, उत्साधन की भी बात कही गई, मतलब उसको हटा सकते हैं उसका। अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषदों के गठन का प्रावधान किया गया है। इसमें आप देखेंगे कि जैसे 6 राज्य हैं, आप अभी हमने बता दिया था, फिर से एक बार देख लें। आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। विधान परिषद एक स्थायी सदन है और इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष तक रहता है तथा प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर इसके यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य जो है वो निवृत्त हो जाते हैं। ओके, तो ये अनुच्छेद 171(1) के अनुसार विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगा। नोट डाउन करेंगे। अगर यहां से क्वेश्चन पूछेगा तो स्टेटमेंट से देकर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ओके, तो ध्यान रखना, बताया गया है कि विधान परिषद की जो संख्या होगी वो मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, वो विधानसभा के सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं होगी। परंतु यह भी बात कही गई है कि किसी राज्य की विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या किसी दशा में 40 से कम नहीं होगी। ओके, 40 से कम नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में सर्वाधिक 100 सदस्य हैं। अनुच्छेद 174(4) के अनुसार विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। तो आप ये कह सकते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के तहत इनका चुनाव होता है और ये गुप्त मतदान होता है, इनडायरेक्ट चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अनुच्छेद 171 के खंड 2 में प्रावधान किया गया है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उत्पन्न न करे तब तक किसी राज्य की विधान परिषद की संरचना अनुच्छेद 171 के खंड 3 में उपबंधित रीति से होगी। तदनुसार अनुच्छेद 171(3) में विधान परिषद के यथासाख निकटतम 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होने तथा शेष सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान किया गया। तो 171 के बारे में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं। तो 171(1), 171(2), 171(4) और 3 की बातें यहाँ पे कही गई। खास ध्यान रखना, तो 1/6 भाग जो है वो राज्यपाल, उनकी शक्ति है, नियुक्त करते हैं उनको, और 5/6 जो है ये विधान परिषद के यथासाख 5/6 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। तो 5/6 इनका निर्वाचन है और 1/6 जो है ये राज्यपाल द्वारा नामांकित मनोनीत किए जाते हैं। तथापि राज्यों में विधान परिषद की संरचना अनुच्छेद 171(2) के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि अर्थात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 समय समय पर यथा संशोधित की धारा 10 और अनुसूची 3 के प्रावधानों के अनुरूप है। ओके, तो ये सारी बातें यहां पे कही गई। तो 171 काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाएंगे। तो 169 और 171 ये दोनों प्रावधान
काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ख्याल रखेंगे इनका और एक बार और रिपीट करेंगे, इनको रिवीजन करेंगे। चलिए, ये अंतिम आर्टिकल है आज का, ये अनुच्छेद, ये पॉइंट, विधान परिषद अपने सभापति या उपसभापति को साधारण बहुमत के से संकल्प पारित कर उसे जो है पद से हटा सकती है, तो इसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती नहीं है। जैसे संसद में बात कही गई उसी तरह से यहाँ पे भी। अनुच्छेद 173 के तहत विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हताएं निहित है, जबकि अनुच्छेद 191 में विधानमंडल की सदस्यता हेतु निहरताएं उल्लेख की गई हैं। ओके, तो ये अलग अलग यहाँ पे, हाँ, 173 विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हताएं हैं, क्वालिफिकेशंस हैं, लिख रहा होगा। 171 में क्वालिफिकेशन है और 191 में डिसक्वालिफिकेशंस है। ओके, डिसक्वालिफिकेशंस उल्टा मत कर देना। विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए 30 वर्ष तथा विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए 25 वर्ष की आयु। 192 अनुसार विधानमंडल किसी सदन का कोई सदस्य किसी निर्वाहरता अर्थात डिसक्वालिफिकेशन से मान लो ग्रस्त है या नहीं, इस प्रश्न का जो विनिश्चय राज्यपाल निर्वाचन आयोग के परामर्श से करता है, तो ये भी बात कही गई। और अनुच्छेद 190(4) के तहत राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य सदन की बैठकों में बिना अनुमति के लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। ओके, तो ये सारे मुद्दे हमने क्लियर किए। तो इसमें जो हमने टॉपिक पढ़े उसमें राज्यपाल, राज्य विधानमंडल और मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चाएं की गई हैं। ओके, ये क्लियर होता है। फिर इसके बाद में एक दो मुद्दे और अभी इसमें दिखाई पड़ेंगे, उनके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो 15 IPF यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे पॉलिटी से संबंधित, और कुछ मुद्दे इसमें छूट रहे हैं, तो केंद्र राज्य संबंध है। एक दो मुद्दे और भी हैं, जैसे आपातकालीन जो प्रावधान है, कुछ संवैधानिक निकाय हैं, उनके बारे में बातचीत कर लेंगे। और एक दो और इश्यूज हैं जो चुनाव से संबंधित है, चुनाव पार्टीज, चुनावी जो दल हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू गाइस।